अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाखबर, मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, वफाकी बजट आज पेश कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल प्री बजट डिस्कशन भी की थी अपने प्रोग्राम में। आज फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी बजट पेश किया कौमी असम्बली में। हम सब ने देखा बहुत सारे एरियाज़ जिन पर हमने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कशन की थी कि उनमें बेहतरी लाने की गुंजाइश है। हमने देखा कि इतने लिमिटेड टाइम के अंदर, जो महदूद वक्त इस हुकूमत के पास था, ये लोग जो कुछ कर सकते थे। बहुत सारे हेड्स और एरियाज़ ऐसे हैं जिन पे ऐसा लगा कि इन्होंने विद फोकस चीज़ें जो है वो अनाउंस की है। खास तौर पे अगर सोशल वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात की जाए तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके अंदर ना सिर्फ खतीर रकम जो है वो भी रखी गई है, बल्कि मजीद फैमिलीज़ को, मजीद हेड्स को उसमें ऐड करने की बात भी की गई है। 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों को BISP के अंदर ऐड करने की बात की गई है, और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके तहत उसके अंदर भी 10 लाख से ज़ायद तालिबे इल्म जो हैं वो मजीद इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जो अभी बजट आया है उनके फिगर्स के मुताबिक। अगर टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये बात हमेशा एक डिबेट रहती है पाकिस्तान में कि यहाँ पे जो टैक्सेस का सिस्टम है वो रिग्रेसिव है। जो लोग इनकम सैलरीड क्लास हैं उनको टैक्स कर लिया जाता है क्योंकि उनको टैक्स करना आसान है। सोर्स पे जो है वो टैक्स काट लिया जाता है, और बाकी जो डिफरेंट और एरियाज हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। तो एक तो थोड़ा सा उसमें भी बेहतरी देखने में आई है, क्योंकि जो सैलरीड क्लास है उसके लिए भी स्लैब के अंदर एक बहुत बेहतर इजाफा किया गया है। 6 लाख पर एनम से उसको रेस करके 12 लाख पर एनम कर दिया गया, यानी कि जिस शख्स की आमदन 12 लाख से ज़्यादा होगी अब सिर्फ उसको टैक्स किया जाएगा, उससे नीचे टैक्स नहीं किया जाएगा, जो कि एक खुशाइंद बात है। फिर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं मईशत के जिनके बारे में हमेशा ये बहस रहती है कि वो टैक्स होते ही नहीं है, जैसे कि खास तौर पर रिटेल का जो सेक्टर है, और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान की इकॉनमी को। जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं वो जानते हैं कि इट्स अ मैसिव सेक्टर, जिसको लेके नहीं, जो ना डॉक्यूमेंट करने में लोग कामयाब हो रहे हैं, ना उनको टैक्स करने में कामयाब हो रहे हैं। गो के एक बहुत छोटा सा कदम उठाया गया, उस पर हम बात करेंगे, शायद वो इतना काफ़ी भी ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक फर्स्ट स्टेप इस डायरेक्शन में ले लिया गया है। जहां पर ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, वहां पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको लेकर एक बहस है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको शायद डी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उसको स्लो डाउन करने की कोशिश लगी है इस बजट के अंदर। ऐसा लग रहा है कि वो शायद उस तरह से काम ना कर सके, अब उनको डी इंसेंटिवाइज किया गया। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। सैलरीज के अंदर इजाफा 15% का, लेकिन पेंशन के अंदर जो है वो 5% का इजाफा, उस पर भी बात हो रही है कि शायद ये इजाफा थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। तो ये कुछ एरियाज हैं, मजीद भी हम प्रोग्राम के दौरान जो है और भी जो कुछ फिगर्स हैं आज शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आयशा गौस पाशा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा आपका, आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले तो आई थिंक आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि बहुत ही कम वक्त के अंदर आप लोगों ने इस बजट को तरतीब दिया और आज बजट अनाउंस किया है। सबसे पहले तो मुझे ये कहिएगा कि कोई इस प्रोसेस के अंदर जब आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे थे, सबसे बड़ी दुश्वारी अगर मैं पूछूं क्या रही? देखिए, शुक्रिया आपका, आपने मुझे टीवी पे लिया और ये बात भी पूछ ली। जब हम आए थे तो इकोनॉमी की हालत जो थी ना, वो, अब मैं पिछली बातों में ज़्यादा नहीं बिलीव करती कि आदमी ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये थी कि इकोनॉमी पे इस वक्त इसे कहना चाहिए ना, अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्टॉर्म। बहुत सारी चीज़ें जो गड़बड़ एक साथ हो सकती है वो गड़बड़ थी। हम बड़ी मुश्किल हालात में हमें इकोनॉमी मिली, हमने उसमें रहते हुए अपने बजट को आगे लेके जाना था एक तरफ। दूसरी तरफ हम ये जानते थे कि जो हमारा एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, हम 60% पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जिस हद तक हो सकेंगे हम लोगों को, क्योंकि वो अफराते जर से बहुत बुरी तरह मार खाए हुए हैं, हमें उनको किसी तरह बचाना है। साथ ही साथ हमें ये एहसास भी था कि जिस तरफ पिछली गवर्नमेंट आखिर महीनों में अपने इस हुकूमत खासतौर पे इकोनॉमी को लेके गई है, पिछली हुकूमत, वो पाकिस्तान को बहुत ही खतरनाक नहज पे लाके ले आया था। हमें पाकिस्तान को सॉलिड रोड पे डालना था। तरक्की के राह पे गामजन होने से पहले हमें अपने आप को सॉलिड फुटिंग पे डालना था इकोनॉमी को, वो हमारे लिए लाजिम थी। हमारा हाल ये था कि हमारे पास IMF का जो प्रोग्राम था जो पिछली गवर्नमेंट ने साइन किया, वो IMF ने बंद कर दिया था, इसलिए कि वो इन्होंने अपने किए हुए वादे जो तय किए गए उनसे जो एग्रीमेंट थी उससे वो फिर रहे थे। और देखिए पॉइंट ये है, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे मायदा करती है, एग्रीमेंट करती है, तो वो हुकूमत पाकिस्तान से करती है। बिल्कुल हमारी इंटेग्रिटी का सवाल है, हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हम ये नहीं कह सकते बियॉन्ड द पॉइंट कि हमने तो नहीं किया तो फलानी
अब तो पॉलिटिकल पार्टी कर गई, तो हमें वो भी मैनेज करना। बिल्कुल, और आप लोगों ने मुश्किल फैसले किए, लेकिन क्योंकि कुछ बहुत सारी बड़े बड़े जो फिगर्स होते हैं जिसके अंदर डेफिसिट के फिगर्स हैं, करंट अकाउंट के फिगर्स हैं, मैं उन पे आपसे सवाल नहीं करूंगी। उसकी रीज़न ये है कि एक तो यू डोंट हैव मच टू डू विद इट क्योंकि आप लोग अभी आए हैं, और दूसरा ये कि आम लोगों को ना वो समझ आते हैं, ना उनके लिए बहुत इंटरेस्ट की बात होती है। मैं 2-3 बेसिक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहती हूँ। एक तो ये कि जो रियल इस्टेट का मामला है, थोड़ा इस पर ज़रूर बात कीजिएगा कि हेविली टैक्स किया गया, कैपिटल गेन्स की भी बात की जा रही है कि उसको बढ़ाया गया है, तो ये कहा जा रहा है कि डी इंसेंटिवाइज कर दिया आपने एक बहुत ही बूमिंग सेक्टर को, इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट होगी। देखिए, मुझे अलाउ कीजिए मैं आपको इसका अच्छा सा जवाब दे पाऊँ। देखिए, पॉइंट ये है कि मैंने जो बैकग्राउंड आपको बताया उसमें ये बिल्कुल वाजे है कि हमारा गरीब तबका जो है उसको रिलीफ चाहिए था। ठीक है। क्योंकि अफरात-ए-ज़र इतना था, क्योंकि पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने पड़े। अब हो ये रहा था, पेट्रोलियम के प्राइस क़ुव्वत खरीद से कम हम लेके जितने में ला रहे थे पेट्रोल, उससे कम में दे रहे थे। 106 बिलियन महीना का दे रहे थे पेट्रोल में। ये किसी तरह जो इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, उनको पता था कि ये वो नहीं कर पाएंगे। शायद उनको ये हिंट था कि वो छोड़ के जा रहे हैं तो हमारे ऊपर ये डाल के चले गए। अब ये मलबा कैसे समेटेंगे हम क्या अपने लोगों को रिलीफ देंगे कर्जा मांग के? तो वो रिलीफ क्या हुआ? इसी के आज कर्जा लिया, कल उसको जब वापस करेंगे उससे तो अफरात-ए-ज़र बढ़ेगा, तो आम आदमी के ऊपर तो और भी बड़ा बोझ पड़ेगा। तो आप कर्जे लेके आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते। ठीक है। तो क्या हमारे पास तरीका है? अगर हम कर्जे लेके आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते मीनिंगफुली, तो आप उन लोगों से लेते हैं जिनके पास जो साहिब सरवत होते हैं, जिनके पास देने को ज्यादा होता है। वो लोग जो रियल एस्टेट के ओनर्स होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके पास ज्यादा इनकम होती है, वो होते हैं साहिब सरवत लोग जो कि मुश्किल वक्तों में अपने कौम के साथ खड़े होते हैं और अपनी तरफ से सैक्रिफाइस करके अपने आम लोगों के लिए थोड़ी सहूलत पैदा। बिल्कुल ठीक है। सो इट वुड बी वाइज कि आप अपने ही जो पैसा सर्कुलेशन में है मईशत में, उसी से पैसा निकाल के प्लग इन करें वापस इकोनॉमी में। अच्छा, एक अच्छा इनिशिएटिव, एक गुड स्टेप है जो रिटेल सेक्टर को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है टैक्स नेट के अंदर। ये बड़ा एक इम्पॉसिबल सेक्टर दिखाई देता है, लेकिन अगेन बिजली के बिल में 7,000 से 10,000, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, कि ये पर एनम इनको टैक्स करने की तजवीज़ अभी आई है सामने। तो डू यू थिंक दिस इज इनफ? इट्स अ मैसिव सेक्टर, मुझसे बेहतर आप जानती हैं। देखिए, हमने रियल एस्टेट सेक्टर पर 2-3 किस्म की टैक्सेस लगाए हैं। मकसद वही है, मैं आपको सीधा से बताऊं, हमें अमीर तबके से पैसे लेने हैं और गरीब तबके को देने हैं। सीधी सी बात है। इसलिए कि वरना हम कहाँ से पैसे लाएंगे? कर्जा लेंगे। आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कर्जे लेके फाइनेंस करना जो है वो कोई हिकमत उसमें नहीं है। वो तो जिसे कहना चाहिए आप अपना जो कर रहे हैं उसको खुद ही निगेट कर देते हैं। वो कोई सहूलत नहीं है किसी पाकिस्तानी के लिए। तो अब ये जो अमीर तबके हैं उसमें वो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, बड़े इनकम के लोग हैं। हमने इनमें जो इस तरह जिस हद तक हो सकता है, जो हम उनको भी बर्डन करके खत्म नहीं करना चाहते, वो भी पाकिस्तानी है, जाहिर है उनके, तो हमने उन पे टैक्सेस लगाने की कोशिश की है। ऐसे अंदाज में लगाने की कोशिश की है जिसमें बीच में जिसे कहने से लेन देन का कोई मौका ना हो, अच्छी तरह वो टैक्स कलेक्ट किया जा सके और फिर उससे हमने फंड करना है। हम उसको कहते हैं पॉवर्टी रिड्यूसिंग लेवीज लगाई है हमने इसमें, जिसमें सुपर टैक्स भी है, जो बहुत ज्यादा जिन्होंने प्रॉफिट कमाया वो कंपनीज पे टैक्स है, रियल एस्टेट सेक्टर पे इफेक्टिव टैक्सेशन है, हमने 2-3 मद में लगाए, कैपिटल गेन्स बढ़ाया है, उनकी डीम्ड इनकम पे इनकम टैक्स लगाया है। जो अगर कोई मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी ओन करता है रेजिडेंट पाकिस्तानी, उसकी मुल्क से बाहर प्रॉपर्टीज है, हमने उस पर भी डीम्ड इनकम पे टैक्स लगाने की कोशिश की है। आप मकसद सिर्फ ये है कि प्रॉपर्टीज पे बहुत कम टैक्सेशन है पाकिस्तान। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ इस पे। मेरा सवाल तो ये था कि रिटेल सेक्टर को ज्यादा टैक्स करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा और दुरुस्त कहा कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और अगर हमने अपनी ही इकोनॉमी से पैसा निकाल के वापस उसके अंदर प्लग करना है तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। इनको तो और रिटेल सेक्टर को तो डॉक्यूमेंट करने की, फॉर्मलाइज करने की और भी ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। जी, मैं उस पर भी आना चाह रही थी। असल में रिटेल सेक्टर जो है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट इतनी अच्छी तरह नहीं है, उसको टैक्स करना जरा मुश्किल है। अभी हमारा मकसद ये कि आप उनको किसी तरह ये दे के उनसे वो टैक्स नेट पे तो लेकर आइए ना। एक दफा वो टैक्स नेट में आ जाए, हमारी बुक्स अकाउंट्स हो जाए, वो हमारे जिसे कहना चाहिए जो
टैक्स पेयर्स हैं उनको भी ये जरा सुकून हो कि देखिए हमने भी अपने मुल्क की तरक्की में हाथ बटाया है, आम मुश्किल वक्तों में मुल्क का साथ दिया, हमने भी कॉन्ट्रीब्यूट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आयशा साहिबा, मेरे पास बहुत महदूद वक्त है, एक चीज़ पे आपसे ज़रूर कमेंट लेना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल फॉर्मूला ठीक है और मुझे समझ में भी आ रहा है जो आप कह रही हैं कि आप अपने ही लोगों से पैसा लेके वापस इकॉनमी में डालें, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो 1% टैक्स की तजवीज़ है, जब हम बात करते हैं सेक्टर को, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की, तो जो लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हैं ये उनको डिस्करेज करने के मुतरादिफ नहीं होगा। आप लोगों ने टैक्स की तजवीज़ भी बिल्कुल 1% दी है, तो डिस्करेज करने के लिए 1% कोई इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, ये क्यों, मतलब इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? क्रेडिट कार्ड की बात कर रही है ना? जी जी, क्रेडिट कार्ड की बात कर। जी जी, गुजारिश आपसे, ये पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट कार्ड पे टैक्स नहीं लगा हुआ है। हाँ, ये उन लोगों पे लगा है जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं। अच्छा, जो मेरे पास यहाँ पे फिगर आ रहा है वो है कि जो बाहर है शायद उन पे खर्चा करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में आप ट्रांजैक्ट करेंगे तो उसमें आपको कोई नहीं टैक्स देना है। आपने अगर ये क्रेडिट कार्ड मुझसे बाहर खर्च करना है जिसमें आप डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो फिर हमने आप पे उससे थोड़ा सा ले भी लिया कि आप पाकिस्तान के डॉलर लेके जा रहे हैं बाहर। बिल्कुल ठीक है, दैट क्लियर्स द कंफ्यूजन, क्योंकि मैं यही सोच रही थी। बहुत शुक्रिया आपका आयशा गौस पाशा साहिबा, आपने आज का मसरूफ दिली वक्त निकाला। व्यूअर्स, आपने सुनी स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस की गुफ्तगू और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है क्या थॉट प्रोसेस क्या है, ये जो कुछ इकदाम लिए गए उस पर उन्होंने हमें आगाह किया। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आके हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और प्रोग्राम की डिस्कशन का आगाज़ भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं उन पर बात की और क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो टैक्स करने की बात है कि उसके इस्तेमाल पर 1% टैक्स की सुबह से मेरे इर्द गिर्द बहुत डिबेट थी, इसलिए मैंने उनसे सवाल किया जिस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि ये अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाके क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उस पर ये टैक्स लगेगा, अदरवाइज ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। हमारे जो पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ होते हैं प्रोग्राम में आज भी मौजूद हैं, मुर्तज़ा सुलंगी साहब इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। आगा इकरार हारून साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए सर। शनीला अमार भी हमारे साथ मौजूद है लेकिन आज स्टूडियोज़ में नहीं है। बहुत शुक्रिया शनीला आपका। और आजम चौधरी साहब भी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर बजट आ गया, हमने कल बजट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उस पर कुछ डिस्कशन की थी, लेकिन आज जब बजट आ गया है तो आप सबसे पहले तो कहिएगा, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, काफी अच्छे इकदाम किए गए हैं और जिससे उम्मीद है कि जिस हम खाई में गिरे हुए हैं उससे निकलने में कुछ मदद मिलेगी। लेकिन क्योंकि इस हुकूमत के पास बहुत महदूद मुद्दत है तो मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ी मुश्किल से मईशत को इस्तेहकाम दे सकेंगे। जहाँ तक बुनियादी इस्लाहात की बात है वो लंबा काम है। आप इसी से देख लें कि जो टोटल जो आमदनी है हमारी वफाकी हुकूमत की वो कोई 9,004 अरब रुपए है और उसमें से भी 4,100 अरब जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन में सूबों को चले जाएंगे, तो आपके पास बच जाएंगे 4,904 अरब। लेकिन आपके जो अखराजात हैं वो 9,502 अरब है, तो शॉर्टफॉल जो है, जो कमी है वो 4,598 अरब रुपए की है। तो ये है जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं ना अकीलीज व्हील। तो बावजूद इस बात के काफ़ी अच्छे इकदाम किए हैं। मिसाल के तौर पर ये जो इससे पहले आप जिक्र कर रही थी ना कि जो रियल स्टेट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जो टैक्स वगैरह हैं, तो आगा साहब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो एक सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है जो ब्लैक मनी का, वो रियल स्टेट है। उसके अंदर जो है जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, लोग खरीदते जाते हैं, उनकी मालियत तो बढ़ती है लेकिन कोई इकोनॉमी मासवा जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उस हवाले से जो टैक्स उन्होंने लगाए हैं वो ठीक है। जो आम आदमी जो है वो उसकी 12 लाख रुपए सालाना पे उसको टैक्स फ्री कर दिया है। जो और इसके अलावा जो इकदाम किए हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से कि जो सोलर पैनल वगैरह, जी सोलर पैनल वगैरह उस पर टैक्स हटा दिया है। तो इस तरीके से आप उस तरफ जाएंगे जिसमें कि अफोर्डेबल एनर्जी जो है और आपके एनर्जी बिल जो है वो कम होना शुरू अच्छा, चले मजीद जो ये एरियाज हैं इन पर बात करते हैं। आपकी जानिब आती है दोबारा, क्योंकि अभी आपने कहा और आगा साहब जो है वो प्रोग्राम से पहले भी बार बार कह रहे थे कि रियल एस्टेट को जो इंक्लूड किया, इसके अंदर जो इजाफा किया है ये बहुत खुश आइंद है। तो सर क्यों आगा साहब आप क्यों खुश हैं? देखिए जी, बात ये है कि मैं बहुत वाकई खुश हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि हम अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस करते रहे। थैंक यू टू सोलंकी साहब, उन्हें याद रहे। बात ये है कि जी पिछले 20 साल में हमारी कॉटेज इंडस्ट्री या कोई भी इवन दी मिडिल अपना जो लेवल इंडस्ट्री वो बन ही नहीं सकी है, प्रोड्यूस ही नहीं हो सकी है, एस्टैब्लिश ही नहीं हो सकी है, क्योंकि इजी मनी है। आप रियल एस्टेट पे चले जाएं, 3-4 टाइकून्स हैं, उनकी बड़े बड़े नाम हैं। आप वहां पे जो 5 लाख का प्लॉट है उसकी आप एक फाइल खरीदें 25 लाख रुपए में, वो फाइल बेचे 60 लाख रुपए में, और 2 अगर फाइलें हैं तो एक को बेचें, एक में मकान बनाएं, उनको बेचें 1.5 करोड़ रुपए में, उस 1.5 करोड़ को अब इन्वेस्ट करें 3.5 करोड़ रुपए में। ये एक ऐसा सर्कल है जो एक खास 15, 20, 50 या 2,000 या 10,000 लोगों से बाहर जा ही नहीं रहा है। क्या फायदा है मुझे बताया गरीब को इसका? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का इजी मनी कोई बना रहा है तो फिर उसमें से टैक्स। एग्जैक्टली। देखिए जो अच्छा सिर्फ एक टैक्सेशन की बात नहीं है यास्मीन, बात यह कि वो जो पैसा है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के सर्कल में नहीं आ रहा है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ना कि पैसे को मूव होना चाहिए, साइकिल की तरह घूमना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो एक छोटा सा आप समझे कि हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ही अंदर फिर रहा है और वो बाहर आ नहीं रहा है। और अगर दूसरी बात, अगर वो कहे अच्छा ये बड़ा शोर बचेगा या आप देखिएगा ये एकदम बड़ा वावेला होगा, और जो लोग पहले ही अपना यानी कि खास एक तबका है हमारा, वो आपको कहेगा कि जनाब तबाही मचा दी आपने, तो गरीब के आपने मुंह से रोटी छीन ली। वो इसलिए कहेगा कि उसके ऊपर हमने मकानात बनाने होते हैं। यास्मीन, मैंने रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी है कि 70% अभी भी प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। 3 पाकिस्तान के टाइकून्स जो हैं उनकी बिगेस्ट, इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट लेविश जिसको आप कहते हैं अपना हाउसिंग सोसाइटीज में, तो फायदा क्या है?
और मकान बनाने में मेरा मकसद है कितने लोग आप इन्वेस्ट कर लेंगे। हाँ, अगर क्या हम वर्टिकल जा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, दिस इज अनदर क्वेश्चन। हम तो जा ही हॉरिजॉन्टल रहे हैं, वर्टिकल तो हम जा ही नहीं रहे तो फिर हैं, इसलिए हम जमीनें खा रहे हैं ज़रूरी, ठीक है। और आपने रिसेंटली देखा ही है कि मेरा मकसद है कि आम देखिएगा कि 2 साल के बाद क्या रेट होगा, क्योंकि आम की जो मेजर एक चंक था वो हमने उसके ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बना दी है। आप वर्टिकल तो जा ही नहीं रहे हैं, वर्टिकल में ज्यादा लोग होते हैं इन्वॉल्व, ये अपना हमारा मजदूर तबका, बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना। हाँ। एक बिल्डिंग 4-4 साल 2-2 साल में तैयार होती है, तो एक मखसूस सर्कल है जिसमें ये पैसा रोटेट हो रहा है और उससे टैक्स करना आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि अच्छा कदम है। आजम चौधरी साहब सर किस तरह से देखते हैं जो बजट आया है उसको, अभी जो आयशा साहिबा ने बात की है, जो इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है जो उन्होंने बयान किया कि हमने कुछ सेक्टर्स को इसलिए हेविली टैक्स किया है ताकि इकोनॉमी के अंदर से ही पैसा निकाल के इकोनॉमी में वापस रोटेट किया जा सके, आप इत्तेफाक करते हैं, आप समझते हैं कि ठीक स्ट्रैटेजी है? मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जब मुल्क इस कदर मुश्किलात का शिकार है, हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा इस वक्त डाउन है, इस सूरत हाल के अंदर लोग तवक्को कर रहे थे कि गवर्नमेंट बड़ा सख्त किस्म का बजट देगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा बजट दिया है, इतना बजट है जिसके अंदर जो मतवस्त तबका और गरीब तबका है उसको रिलीफ देने की कोशिश की गई है। जो इसमें बड़ा तबका है, ऊपर वाला तबका है, उनसे टैक्सेशन जो है ना उनका थोड़ा सा ग्राफ ऊपर किया गया। आप देखें, आप प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी में 3-4 लोग होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं उसमें। एक जो डेवलपर होता है, एक इन्वेस्टर है, दरमियान में वो मिडल मैन आ जाता है, तो पैसा डंप हो जाता है। पैसा तो जब इंडस्ट्री में आएगा उस वक्त वो सर्कुलेट करेगा, ग्रास रूट लेवल टू टॉप तक हो जाएगा पैसा, और उससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा और जॉब मार्केट क्रिएट होगी। आप देखें इस वक्त हम तकरीबन 22.25 करोड़ रुपए 22.25 करोड़ रजिस्टर्ड आबादी है। अगर हम सिर्फ एक सिंपल सा एक फार्मूला लें कि 5 अफराद के कुंबे का एक कफील हो तो हमें कम से कम 5 से 5.5 करोड़ जॉब्स की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। और जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है उसके अंदर जॉब्स क्रिएट नहीं होती, क्रिएट होगी इंडस्ट्री के सेक्टर में। लेकिन और इसके साथ साथ देखिए एग्रीकल्चर, हम आज खुद कफील थे अपनी खुराक के अंदर, हम उसकी इंपोर्ट में जा रहे हैं। जी आप बात मुकम्मल कर ले। और उसकी वजह भी ये प्रॉपर्टी सेक्टर है। दूसरा वर्टिकल के अंदर पहले क्या होता था कि एक डेवलपर सिर्फ एफबीआर में वो टैक्स देता था अपना थोड़ा बहुत, जो उसमें इन्वेस्टर होता था वो पैसा नहीं देता था। दूसरा जो रेमिटेंस आती है, जो फॉरेन में हमारे लोग हैं ओवरसीज, वो भी ज्यादा इन्वेस्ट करते थे प्रॉपर्टी के अंदर और वो पैसा डंप हो जाता था। अब एफबीआर ने जो आगे कनेक्ट कि जो इन्वेस्टर है उनको भी उस नेट में लेके आ रहे हैं, उनसे भी रिकवरी होगी। इसके साथ साथ जो छोटे रिटेलर की आप बात कर रही थी, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा स्टेप है। उससे रिटेलर नाराज नहीं होगा, रिटेलर खुश होगा, क्योंकि बड़ी देर से ताजरों का ये मुतालबा था कि हमें फिक्स टैक्स में ले आए, क्योंकि हमें एफबीआर और वकला और अदालतों उन झंझट से जो है जान छुड़ाएं, डायरेक्ट टैक्स हमसे हुकूमत ले और हम देने को तैयार है। और आज उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे। आज बेशक आप उनको बड़ी छोटी स्लॉट पे लेके आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप उनको एक प्रॉपर उसमें ले आएंगे कि वो उनकी इनकम के हिसाब से आपको टैक्सेशन के नेटवर्क में ले आएंगे। इसके साथ साथ सोलर, हम सोलर की बात करते रहे आप प्रोग्राम के अंदर। सोलर एक बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर के साथ साथ सोलर से दोनों को फायदा पहुंचेगा, इंडस्ट्री के सेक्टर को भी, एग्रीकल्चर को भी। और मैं समझता हूं कि हमें एनर्जी के जो क्राइसिस का सामना है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त सोलर पे जो ड्यूटी खत्म की गई है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, उससे हमें बहुत बड़ा फायदा पहुंचने जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, जो हमारे बजट को मैं तो इसको बहुत अच्छा बजट समझ रहा हूँ। अच्छा बजट और समझ रहे हैं इतने मुश्किल हालात के अंदर। जी बिल्कुल, मैं चौधरी साहब आपकी जानिब वापस आती हूँ, शनीला को गुफ्तगू में शामिल करेंगे। शनीला, बजट आपने देखा, मैं आपसे ये पूछूं कि बजट कैसा था, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके लिए हाईलाइट क्या थी बजट में? आप क्या समझती हैं कि कौन सा कोई बहुत अच्छा इकदाम जो है वो किया गया, और कौन सा कोई ऐसा इकदाम भी बताइए जो आप समझती है कि बेहतरी हो सकती थी उसमें? यशफीन, जैसे कि मेरे सारे कुलीग्स ने यहाँ पे बात की कि जिस किस्म के इकोनॉमी के हालात थे उसके अंदर ये एक अच्छा बजट था, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैक्सों की भरमार होगी, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जो था करंट अकाउंट सारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ था, आपकी गर्दिशी कर्जा इतना ज्यादा बढ़ चुका हुआ था, आपका डॉलर का रेट ऊपर था, महंगाई ऊपर थी। और आपको याद होगा कि इस बजट से पहले बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस भी होते रहे हैं। वजीर आजम साहब ने प्री बजट कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने बिजनेस का जो तबका था उनके साथ, जो सनतकार थे, जो ज़राअत के साथ मुंसलिक लोग थे, उन सबको बैठ के उन सबसे मशवरे ले जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये
आज जो बजट आया है, अभी तक मैं जितना देख रही हूँ बिजनेस कम्युनिटी इससे खुश है। अच्छा, आपने मुझसे पूछा इस बजट की सबसे ज्यादा हाईलाइट, एक तो देखिए गरीबों के लिए बहुत ज्यादा इकदाम किए गए जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बहुत से किए भी गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कर्जे दिए गए हैं, डैम के लिए भी पैसे रखे गए हैं, सोलर की ड्यूटी खत्म की गई है, ज़राअत के लिए बहुत से इकदाम किए गए। मेरे लिए जो हाईलाइट थी, मुझे नहीं पता बहुत से लोगों के लिए वो होगी कि नहीं, वो जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक काम किया गया है। देखिए, आपने फिल्म इंडस्ट्री को सनत का दर्जा दिया है, मैं इसके लिए मरियम औरंगजेब साहबा को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी। ये हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा निगलेक्टेड थी, हमारी फिल्मकार कम्युनिटी के लिए कोई सोचता भी नहीं था। आपके हमसाया मुल्क की इंडस्ट्री कहाँ पे पहुंच गई और हम लोग इनको कहाँ पे रखे। हमारे सिनेमास बंद हो रहे थे, अगर हम चला भी रहे थे तो हमें हॉलीवुड की फिल्में वहां पे चलानी पड़ती थी। अब इन्होंने देखे कल्चरल पॉलिसी 2018 में दी, जो पिछली गवर्नमेंट ने उसको नाफिज भी नहीं किया। अब इस हुकूमत ने 1 अरब की लागत से फिल्म फाइनेंस फंड कायम किया, फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई है, फिल्म इंडस्ट्री को CSR का दर्जा दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर के ऊपर जो 8% विद होल्डिंग टैक्स था उसको खत्म किया है, जो अलाद दरामद किए जाते थे उसकी टैक्स की छूट दी गई। ये एक बहुत अच्छा इकदाम था मेरे नजर। बिल्कुल, पाकिस्तान टेलीविजन के बैनर के नीचे भी शनीला फिल्म डिवीजन जो है उसका क़याम किया गया, और ये जैसे आपने कहा कि कल्चर को और एंटरटेनमेंट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत जरूरी था। आपको याद होगा कि जब एक दिन हम यहाँ पे गन कल्चर के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था ये बात कि हमें अपने नौजवानों के लिए लिटरेचर, अदब, फिल्म, म्यूजिक इसकी तरफ लेके जाना होगा। ये एक बहुत अच्छा इकदाम इस हुकूमत का हुआ है। अभी बहुत से एरियाज थे जिनके अंदर जो था काम हो सकता था, लेकिन मैं इसलिए ये कहूंगी कि जो हालात थे उसके अंदर ये बहुत अच्छा बजट था। और एक शॉर्ट इनका पीरियड बहुत कम है, 1 साल इन्होंने रहना है, लेकिन इन्होंने गरीबों के ऊपर जो टैक्स था उसको कम करने की कोशिश की है। जो अमीर तबका उसको टैक्स के ऊपर लेके आए हैं। करंट अकाउंट खसारा जब पड़ता है तो आपके अमीर तबके को रियायत मिलती है। आप ये देखें कि जो पिछली हुकूमत थी उसने 54 खरब की टैक्स छूट दी थी अमीर तबके को। तो अब इन्होंने जो कोशिश की है कि ये रिटेलर्स को लेके आए हैं, रियल एस्टेट वालों को लेके आए हैं, टैक्स की ब्रैकेट बढ़ाई है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, टैक्स की ब्रैकेट बढ़ाना भी बहुत अच्छा स्टेप है। सोलंकी साहब, ये ठीक है, ये बात सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक फर्स्ट स्टेप है रिटेल सेक्टर को इंक्लूड करने का टैक्स नेट के अंदर, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हम घबरा कर क्यों हाथ डालते हैं इस सेक्टर के ऊपर। ये जो अमाउंट है या जो जितना टैक्स करने की बात की गई है, डू यू थिंक दिस इज इनफ? क्योंकि मैं अगर अपनी राय दूं तो मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल नाकाफी और ये बहुत ही एक छोटा सा स्टेप है जो लिया गया है। हुकूमतें इसलिए घबराती हैं कि हमारे यहाँ जो इस मुल्क के मुस्तकबिल के जो मामलात हैं उस पर कोई कौमी इत्तेफाक राय नहीं है। मईशत के जो मामलात हैं उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब और जो इस वक्त जो जरदारी साहब हैं, दूसरे लोग हैं, वो जो मिसाके मईशत की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं ना कि जी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब आप ये देखिएगा कि रिटेल के हवाले से कुछ भी होगा तो इस वक्त जो अपोजिशन है, PTI वगैरह, वो उनके साथ मिलके वो किसी तरह से वो एहतजाज करेंगे। आप ये देखिएगा कि रियल एस्टेट के हवाले से जो ऐलानात किए गए हैं, जो नए इक़दामात हैं, आप देखिएगा कि रियल एस्टेट टाइकून्स जो हैं उनके साथ अपोजिशन के कुछ लोग मिलके वो शोर मचाएंगे कि नहीं नहीं ये तो बड़ा जुल्म हो गया। तो इस वजह से घबराती है हुकूमत, क्योंकि जो जिन चीज़ों पर सियासत नहीं होनी चाहिए उन पर सियासत होती है। इस वजह से जो है वो आपको नजर आती हैं ये चीज़ें। तो बेसिकली ये बात चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात है ये आज की नहीं है, बहुत पहले की, और अभी के प्राइम मिनिस्टर इस बात को बार बार असर्टिवली कह रहे हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। आज़म चौधरी साहब, सर ये रिटेल सेक्टर वाला जो मामला है, मैं थोड़ा सा सवाल इस पर ये पूछना चाहती हूँ कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने का क्या तरीका है, कैसे फॉर्मुलाइज करें इकोनॉमी, क्योंकि हमें पता है जो बात अभी सोलंकी साहब भी कह रहे हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी शामिल हो जाते हैं और बहुत रेजिस्टेंस आती है जब भी इस तरह की कोई बात आती है, मगर ये रेजिस्टेंस तो जारी रहेगी। तो क्या तरीकाकार है डॉक्यूमेंट करने का मईशत को? एक तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था मैडम मिनिस्टर से, जो आपने डॉक्यूमेंट करने के हवाले से, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने वाले जो क्रेडिट कार्ड के हवाले से, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको
क्लियर भी किया। एक कन्फ्यूजन पाई जाती थी कि वो पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, जो रिटेलर के हवाले से हम देखते हैं ना डॉक्यूमेंट करने के लिए, अब रिटेलर को थोड़ा सा ना उसको डिवाइड करें दो हिस्सों में। एक रिटेलर वो है जो किसी मेन मार्केट या मेन रोड या किसी मॉल के अंदर बैठा है, वो ऑलरेडी जो है ना वो टैक्स नेट में है, वो टैक्स दे रहा है। मसलन मैं लाहौर के एग्जांपल देता हूँ, लिबर्टी मार्केट, माल रोड, इस किस्म की जो मार्केट है ना, वहाँ पे जो रिटेलर बैठा है वो टैक्स नेट के अंदर है। अच्छा, इसके साथ जिस तरह जनाब सुपर या सुपर मार्केट है, लेकिन जो गली मोहल्ले में बैठा है, पीछे होकर छोटा रिटेलर बैठा है जो परचून की दुकान है या इसके साथ, वो टैक्स नेट में नहीं है। ये टैक्स नेट में वो लोग आ रहे हैं, बहुत, ये एक बड़ी तादाद बहुत बड़ी है इनकी, लेकिन वो उनकी छोटी दुकानें हैं। एक फार्मूला मुझे माजी में याद है, ये भी तय पाया था कि दुकान के साइज के लिहाज से उस रिटेलर से टैक्स लिया जाए, लेकिन वो भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदे के पास दुकान बड़ी होती है, उसकी सेल कम होती है, उसके पास उतना जो है ना प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप छोटे दुकानदार जो गली मोहल्ले में बैठा है उसको टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, अपनी जो इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं, और ये एक आपका इकदाम अच्छा आपका स्टेप है। जब आप आगे चलेंगे, साल 2 साल बाद जाके आप उसको मजीद आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन जो बड़ा दुकानदार है जो मेन मार्केटों के अंदर बैठा है, वो तो ऑलरेडी ये तकाजा कर रहा था कि हमसे फिक्स टैक्स में आए, क्योंकि हमें एफबीआर की जानिब से मसाइल का सामना करना पड़ता है, हमें वकला के पास जाना पड़ता है, हमें अदालतों में जाना पड़ता है। वो कहता था कि स्टेट ले, हमसे फिक्स टैक्स हो, स्टेट ले, हमें हमारे साथ तय करे, जितने पैसे स्टेट कहती है हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमें इस कॉम्प्लिकेशन में ना डालें, और दूसरा ना ही कोई बिला जवाज आके हमें यहाँ पे डिस्टर्ब करे, हमारी दुकानों पे कारोबार को मुतासर करे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है। एक अच्छा इकदाम शुरू तो किया है ना, कम से कम उनको टैक्स नेट में ले आएंगे, ऐसा ऐसा आप उनकी स्लॉट जो है ना उनके इनकम के मुताबिक आप बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि एफबीआर के पास रिकॉर्ड तो हर बंदे का है। जब एक बंदा बैंक अकाउंट साथ यूज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एफबीआर के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि उसकी इनकम कितनी है और उसका प्रॉफिट कितना है और वो क्या टैक्स दे रहा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत अच्छा इकदाम है। वो तो मैंने आगे चले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो सैलरी तबका है, जो सैलरीड पर्सन है, जी जी जी, आप कर उसमें देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट ने तनख्वाहों के इजाफे का ऐलान कर दिया, प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहें कौन बढ़ाएगा? मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस जानब भी तवज्जो देनी चाहिए। जो प्राइवेट तबका है, जो प्राइवेट मुलाजम है, उसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई इकदाम करने की नहीं। सैलरीड जो लोग हैं उनके लिए वैसे भी इंसेंटिव इसमें था, जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन में भी कहा कि जो टैक्स स्लैब है शनीला, उसको चेंज किया गया है और बढ़ा दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है, और सैलरीज में भी इजाफा हुआ है, वो भी एक अच्छी बात है। उस पर भी कॉमेंट कीजिएगा, और थोड़ा सा ये भी कहिएगा कि पेंशन में 5% का इजाफा, मैंने 1-2 जगह पर सुना कि शायद इसको शायद ना काफ़ी समझा जाएगा, देखा जाएगा कि इसमें शायद मजीद गुंजाइश थी। कैसे देखती हैं? शनीला की आवाज़ हमें स्टूडियोज में नहीं आ रही है। प्रोड्यूसर साहब अगर इसको देख लें आप। शनीला, मैं आपकी शनीला कुछ कह दीजिएगा, काइंडली दोबारा बात कीजिए। आपको मेरी आवाज़ अब आ रही है? जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़। अच्छा, देखिए यशवीन, पेंशनर के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। आप ये देखें, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, जिस वक्त उन्होंने हलफ उठाया था अप्रैल में, तो उन्होंने उनकी 10% पेंशन बढ़ाई थी। जिस वक्त सरकारी मुलाजमिन की बढ़ाई गई थी, लेकिन फिर वो फैसला वापस ले लिया गया था। तो अगर आप उस 10% को डालें और 2 महीने के बाद इस 5 को डालें, तो ये 15% जो है ये बन जाता है। तो उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। जितनी ही आपने सरकारी मुलाजमिन की बढ़ाई है, उतनी ही आपने उनकी बढ़ाई है। फिर सरकारी मुलाजमिन की जो एडहॉक अलाउंसेस थे, उसको आपने उनके बुनियादी तनख्वाह के साथ जो जम कर दी, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है जिनसे उनको फायदा मिला है। टैक्स ने जो आपने बढ़ा दिया है, इसकी वजह से भी जो मतलब गरीब तबका था उसको बहुत ज्यादा सहूलत मिलेगी। फिर एक चीज और भी की गई है कि जो सेविंग्स सर्टिफिकेट्स थे, बहबूद सर्टिफिकेट्स थे, वहां पे भी टैक्स की शरह को 10% से कम करके 5% कर दिया गया है। तो इससे भी जो लोग उनको फायदा मिलेगा। नौजवानों के लिए कर्जों को जो आपने बढ़ा दिया गया, उस जो 4 लाख से आपने उनके कर्जे 6 लाख को कर दिया गया, जिसके ऊपर टैक्स का होगा, तो उसमें ब्रैकेट को बढ़ा दिया गया। तो टैक्स डॉक्यूमेंट्स जैसे हमारी होना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा जो इसाकदार साहब थे, वो नॉन फाइलर के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे। उसकी वजह ये होती थी कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए। जब आपको
आपके ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ रहा होता था, सजा हो रही होती थी, तो लोग खुद ब खुद फाइलर बनते थे। लेकिन यशवीन, हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो टैक्स फाइल करने का निजाम है ना, वो बड़ा मुश्किल है। मतलब हर बंदे को किसी ना किसी टैक्स लॉयर के पास जाना पड़ता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपको इस सिस्टम के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसको इतना आसान करें कि हर बंदा अपने टैक्स जो है उसको खुद डॉक्यूमेंट्स कर सके। इससे आपका टैक्स नेट में बहुत ज्यादा लोग आएंगे भी और टैक्स बढ़ेगा भी। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होने की वजह से, जो अभी आजम चौधरी साहब भी बात करते कि रिटेल सेक्टर को भी लेके आना, इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से एक मसला है। आगे कार हारून साहब, अभी प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें अनाउंस की हैं, तो आप ज़राअत के बारे में आप बात कर रहे थे कि उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जो सहूलियात और जो इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए उनको सामने रखते हुए आप समझते हैं कि ये शोबा कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ेगा? देखिए, आज अगर आपने और हम सब ने जो स्पीच सुनी है मिफ्ता इस्माइल की, उन्होंने मेरे ख्याल में कम से कम 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ जो है वो फार्मर की बात की है और एग्रीकल्चर की बात की है। तो इससे एक तो बात ये है कि हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट है, हमेशा की तरह ये वाली गवर्नमेंट जो है वो हमेशा सीरियस रही है फार्मर्स के बारे में। वो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो अपना ड्रिप इरीगेशन की जो किट है वो चाइना से आती है। अगर आप उसके ऊपर 18% सेल टैक्स लगाएंगे तो आप डिस्कस करेंगे लोगों को, और क्या करेंगे लोग पानी तो देंगे, फसल को ज़्यादा पानी देंगे, उसके लिए आपकी एनर्जी भी चाहिए होगी। और बड़ी खूबसूरत बात की थी इन्होंने, अपना आजम चौधरी साहब ने, आप मिक्स करें, सोलर को जेन में रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम जब एक्सटेंशन की अपने घर की सोलर की, तो मुझे 18% सेल टैक्स देना पड़ा था। सोलर वहाँ पे हो, एक गांव का आप देखें वहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उससे सोलर पंप चल रहा है, और आगे इरिगेशन जो अपने के लिए जो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा हुआ है। तो क्या आपका ख्याल है कि उससे कम हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स हमारी जो है उनकी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर इसका फ़ायदा उठाया जाए तो 12 से 15%, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने रिसर्च पढ़ी थी, 12 से 15% आपकी वेजिटेबल ग्रीन हाउसेस की वजह से बढ़ सकती है। लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ड्रिप इरिगेशन की किट्स वैसे महंगी है, उसके ऊपर टैक्सेशन उनका बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये 18% मैं आपको सॉरी बता रहा हूँ, जो आपने खरीदनी थी वो जो बाहर से आ रही थी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी बड़ी हैवी थी। अब मुझे नहीं पता इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कितनी कम की है, ये जीरो कर दी है। फिर आप देखें ड्रिप इरिगेशन में, और जब आप ड्रिप इरिगेशन में जाएंगे तो आपके वो एरियाज जो कि अपना, जिसको हम कहते हैं बारानी है, वहां पे लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगी, लोग इंकरेज होंगे अपनी जमीन को इस्तेमाल करने के लिए। वो तो बेचारे इस्तेमाल करते नहीं है कि पानी की कमी है। ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम बहुत ज्यादा महंगा है। मेरा ख्याल है कि वही बात है कि पहले अपना शकीला साहबा ने भी कहा, और जो चोई साहब ने भी कहा, और सोलंकी साहब ने भी कहा, टाइम कम है। ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, ये बजट एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, और ये आने वाली गवर्नमेंट्स को भी अगर ये इस बजट की इस फीचर्स को फॉलो करते हैं, मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, तो आप देखिएगा हम कम से कम वापस उस जगह पे आ जाएंगे कि एग्रीकल्चर को लेकर इन्होंने सही डायरेक्शन सेट किया। सुलंगी साहब, एक बात मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब को तकरीर के दौरान कहते हुए सुनी और मुझे खुशाइंद बात लगी, कोई पॉजिटिव चीज़ होती है उसको हाईलाइट करना चाहिए कि जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं वेलफेयर के, हम उनको एज इट इज़ जारी रखेंगे। जो बात अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव अप्रोच है। आपने कहा कि मईशत में सियासत नहीं होनी चाहिए, तो इसी तरह आवाम की वेलफेयर में भी सियासत नहीं होनी चाहिए। इस अप्रोच पर ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। और फिर साथ ही साथ बलूचिस्तान के लिए जो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो फंड है डेवलपमेंट का, वो उसका चंक जो है वो बलूचिस्तान को जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये जो आप बात कर रही हैं कि पिछली जो हुकूमत थी, सिर्फ ये नहीं है कि जो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स, बल्कि जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किसी को डिसकंटिन्यू करने की बात नहीं की, वो सारे जारी रखने की बात है। इसी को तसलसल कहते हैं। और जो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर जो जुनूबी बलूचिस्तान है, जो साहिली इलाका है, उसके हवाले से या स्कॉलरशिप के हवाले से जो प्रोग्राम्स हैं, ज़राअत के हवाले से, या जैसे अभी उन्होंने बताया सोलर जो टेक्नोलॉजी है उस पर ड्यूटीज़ इंपोर्ट वगैरह उसको ख़त्म करने की जो बात है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इकॉनमी को बेहतर करने की है। असल बात यही है कि आपके जो हेल्दी सेक्टर हैं इकॉनमी के, सनत, ज़राअत, और इसके अलावा जो लोगों की एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिसर्च, इनोवेशन, उस पर जितना आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे उससे आपकी इकॉनमी की जो बुनियादें हैं वो बेहतर होंगी। इसको भी ज़रा देखिए कि
हमारे यहाँ जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो कोई 1757 अरब रुपए हैं। इसको ज़रा रिव्यू करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें ऐसे टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उन लोगों को, उन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को जिनको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो 1757 अरब रुपए जो है ये आपके डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। बिल्कुल, ज़्यादातर तो आपको इस वक्त जो पैसे देने पड़ रहे हैं कोई 3,950 अरब रुपए अगले साल के लिए, वो तो सिर्फ कर्जे और जो सूद है उसमें आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स जब बढ़ेंगी, इस वक्त आपकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो फर्क है कोई 45 अरब रुपए का, अरब डॉलर का, ये बहुत बड़ा है। इस वक्त हम जितनी भी एक्सपोर्ट्स करते हैं वो सिर्फ 40% कीमत अदा करते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी 60% जो है वो फिर आपको कर्जे और रेमिटेंसेस और उस पे है। तो ये सिर्फ रेमिटेंसेस को बढ़ाने की बात भी की गई है इस दफा, लेकिन बुनियादी बात यह है आप अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करें, वैल्यू एडिशन करें, इंडस्ट्री को जो है वो करें। अभी देखें ना, अभी उन्होंने बताया कि 9 इकोनॉमिक जोन्स कायम होने थे पिछली हुकूमत के दौरान, पीटीआई की हुकूमत, तो एक भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। हाँ। जो सीपैक के अंडर थे। आप ये देखें कि जो ग्वादर का जो पोर्ट है, जो नेचुरल डीप सी पोर्ट है, पिछले 4 साल में कोई उसकी खुदाई नहीं हुई, ड्रेजिंग नहीं हुई, तो उसकी जो गहराई है वो सिर्फ 11 मीटर रह गई है, कोई बड़ा जहाज आ नहीं सकता। तो ये बुनियादी इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सोलंकी साहब, वक्त बिल्कुल मेरे पास खत्म हो रहा है। मैं एक आखिरी कमेंट आजम चौधरी साहब से ले लेती हूँ। सर, ये जो अभी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं सोलंकी साहब, उसी से जुड़ा सवाल कि 35 अरब डॉलर का हदफ जो मेरी नज़र से अभी गुजरा है वो सेट किया गया है कमिंग ईयर के लिए एक्सपोर्ट्स का। आप समझते हैं कि वो एग्जैजरेटेड टारगेट है, हासिल कर सकेंगे ये टारगेट जो है? नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। यह टारगेट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सुनीला, अपने यशविन में छोटी 2 मिनट लूंगा। सिर्फ मैं खुद एक फार्मर हूँ, मुझे पता है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने अपनी पूरी पॉलिसी चेंज की है, शिफ्ट किया है कंस्ट्रक्शन से एग्रीकल्चर पे। हम इंडस्ट्री की एक प्रोडक्शन, वो एक्सपोर्ट एक अपनी जगह पे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इस वक्त कितनी बड़ी मिकदार में हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही है और एक्सपोर्टेबल्स है। मसलन मैं सिर्फ जानवरों के चारे पे जाऊंगा जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें घास फूस और ये चीज़ें हैं। अरबों रुपए का सिर्फ चारा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास आप देखें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पेरिशेबल बेशुमार आइटम्स हैं, जिसकी हमारे पास ना इतनी वो नहीं है, सहूलतें नहीं है हमारे लोगों के पास। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी अब तवज्जो देगी, एक तो हमारी इंडस्ट्री इंशाल्लाह ग्रो करेगी। जब ये प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा इन्वेस्टर निकलेगा वो इंडस्ट्री में जाएगा। जी बिल्कुल सर, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया और आपने बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल है इस पूरी चीज़ को सम अप कर दिया कि जो डायरेक्शन है वो कंस्ट्रक्शन से, रियल एस्टेट से शिफ्ट होकर एग्रीकल्चर की तरफ दिखाई देती है। और अगर ये फोकस बरकरार रहा तो एक्सपोर्ट्स का टारगेट ये अचीव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मुर्तज़ा साहब, आगा इकरार हारून साहब, शनीला मार और आजम चौधरी साहब के शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम में वक्त दिया। बाखबर से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।